Let's start with a new chapter that is registration under the GST. Now, first of all, GST registration is PAN based and state specific. उसका मतलब क्या होता है? जीएसटी रजिस्ट्रेशन पान बेस्ड होता है, पान के हिसाब से दिया जाता है और एक स्टेट स्पेसिफिक चीज है वो। Therefore, no tax-specific registration required. Single registration for all taxes that is CGST, SGST, UTGST, IGST सेस मतलब एक बार अगर अप्लाई कर दिया और अगर उसमें रजिस्ट्रेशन मिल गया तो वो सब जगह पे चलेगा। कौन कौन सी जगह पे? CGST, SGST, UTGST, IGST सेस सब जगह पे चलेगा। One registration for state or UT. However, voluntary separate registration can be taken for separate place of business in the same state. एक एक रजिस्ट्रेशन एक स्टेट या फिर यूटी में। हावेवर कोई भी वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेना, अगर कोई सेपरेट प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए इन सेम स्टेट रजिस्ट्रेशन लेना है तो भी चलेगा। सो हाउएवर वॉलेंटरी सेपरेट रजिस्ट्रेशन कैन बी टेकन फॉर सेपरेट प्लेस ऑफ बिजनेस इन द सेम स्टेट। नाउ रजिस्टर्ड पर्सन कौन होता है? सो मीन्स अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25 बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हैविंग यूआईएन। तो सेक्शन 25 के अनुसार जो भी रजिस्टर्ड होता है, जो प्रोसेस है उसमें जो भी रजिस्टर्ड होता है वो रजिस्टर्ड पर्सन हो जाता है। और उसमें यूएएन होल्डर्स नहीं आते। टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और 24। मतलब 22 में अपनी जो लायबिलिटी जो गिनते हैं पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, और 24 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में जो आते हैं वो टैक्सेबल पर्सन होते हैं। दैट इज यूआरपी अनरजिस्टर्ड पर्सन बट थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस्ड और बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट बट टेकन वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन बोथ ऑफ अबव आर टैक्सेबल पर्सन। तो कौन कौन से आ जाता है? जो कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है जिसकी थ्रेशोल्ड लिमिट उसने क्रॉस कर ली है, या फिर अगर वो बिलो थ्रेशोल्ड है, अगर वो बिलो 20 लाख 40 लाख है पर उसने वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया, उसने वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया है, तो वो इसमें आ जाता है टैक्सेबल पर्सन, वो गिना जाता है। नाउ सेक्शन 22 पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। कौन कौन है पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन? हु आर द पर्सन लायबल फॉर द रजिस्ट्रेशन? तो दो दो डबल डबल काम करने लगे हो, डबल डबल काम करने लगे हो। सो पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन कौन कौन होते हैं? तो पहले तो सेक्शन 22 सबसेक्शन 1, registration on crossing aggregate turnover limit. Every supplier of goods, services, or both is required to obtain registration in the state from where he makes a taxable supply if aggregate turnover exceeds specified threshold limit. अगर taxable supply जिस जिस स्टेट से वो क्रॉस कर रहा है तो अब उसमें उसको टैक्सेबल था, तो उस स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड लिमिट को अगर वो क्रॉस करेगा तब उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। नाउ एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या आता है? सो इट इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ ऑल आउटवर्ड सप्लाईज, टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जिम सप्लाईज, एक्सपोर्ट्स, इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ पर्सन हैविंग सेम पैन बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। बट इट एक्सक्लूड्स, क्या क्या एक्सक्लूड करता है? तो सीजीएसटी पे नहीं आता, एसजीएसटी पे नहीं आता, यूटीजीएसटी पे नहीं आता, आईजीएसटी पे नहीं आता, कंपेंसेशन सेस पे नहीं आता। फिर वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन व्हिच टैक्स इज पेबल अंडर आरसीएम, अगर कोई आरसीएम में पेएबल है टैक्स तो वो भी यहाँ पे नहीं आता है इन द एग्रीगेट टर्नओवर। Value of goods after completion of job work supplied directly from the premises of job work shall form part of aggregate turnover of principal, not the job worker, इवन इफ जॉब वर्कर इज रजिस्टर्ड। मतलब अगर जो भी जॉब वर्कर को दिया है वो प्रिंसिपल के टर्नओवर में ऐड होगा, जॉब वर्कर के टर्नओवर में ऐड नहीं होगा, क्योंकि जॉब वर्कर का अगर वो रजिस्टर्ड भी है फिर भी उसके टर्नओवर में ऐड नहीं होगा। Aggregate turnover exclude inward supplies on which tax is payable under RCM. It would form part of aggregate turnover of supplier of such RCM supplier। मतलब जो बात की कि जो RCM it would inward supply on which tax is payable under RCM, तो वो exclude हो जाएगा। It would form part of the aggregate turnover of supplier of such RCM supplies। तो वो जो सप्लाई कर रहा है उसके टर्नओवर में आरसीएम वाला चला जाएगा। सो ऋषि प्राइवेट लिमिटेड पे सीटिंग फी टू इट्स डायरेक्टर रिद्धि अंडर आरसीएम। तो इसमें आरसीएम है तो टैक्स कौन भरेगा? ऋषि प्राइवेट लिमिटेड। अब वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डायरेक्टर शैल फॉर्म पार्ट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ रिद्धि एंड नॉट द ऋषि प्राइवेट लिमिटेड। तो जो इनवर्ड सप्लाई है तो जो भरेगा उसमें नहीं होगा, बट जो सप्लायर होगा उसके एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड हो जाएगा। आरसीएम वाला टर्नओवर की बात कर रहे हैं। नाउ एग्रीगेट टर्नओवर टू इंक्लूड टोटल टर्नओवर ऑफ ऑल द ब्रांचेस अंडर द सेम पैन। जो भी सेम पैन में जितने भी ब्रांचेस है वो सब एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बन जाती है। Supplies between the distinct persons under the same pen also to be included in aggregate turnover if interstate or intrastate supply or intrastate with voluntary separate if interstate और इंटरेस्टेड विद वॉलंटरी सेपरेटरी। मतलब अगर जो भी डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में भी जो अंडर सेम पन है तो वो भी एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड हो जाएगा। नाउ एग्रीगेट टर्नओवर टू इंक्लूड ऑल सप्लाईज में सप्लाइड मेड बाय टैक्सेबल पर्सन वेदर ऑन हिज ओन अकाउंट्स और ऑन बिहाफ ऑफ ऑल हिज प्रिंसिपल्स। मतलब to include all the supplies made by taxable person whether on his own behalf or on behalf of all his principals। मतलब अगर वो एजेंट है और उसके नाम पे बिल वो बना रहा है तो सब टर्नओवर में एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड हो जाएगा।
रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड ओनली फॉर अ प्लेस ऑफ बिजनेस वेयर टैक्सेबल सप्लाईज टेक्स प्लेस, मतलब जहां जहां टैक्सेबल सप्लाईज कर रहे हैं वहां पे ही रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है। अगर एग्जेम्प्ट या फिर जीरो रेटेड सप्लाई कर रहे हैं वहां पे करने की जरूरत नहीं है। सो नो लायबिलिटी टू ऑप्टेन रजिस्ट्रेशन इन स्टेट और यूटी फ्रॉम वेयर एग्जेम्प्ट और नॉन टैक्सेबल सप्लाईज आर मेड। अगर एग्रीगेट टर्नओवर भी अगर पार हो गया, बट अगर वहां से अपने एग्जेम्प्ट और नॉन टैक्सेबल सप्लाईज कर रहे हैं उस स्टेट से एक्सक्लूसिवली एग्जाम या फिर नॉन टैक्सेबल सप्लाईज कर रहे हैं, तो वहां पे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। दैट वाज दिस। For Section 22, subsection 1, person considered to be engaged exclusively in supply of goods, even if engaged in supply of exempt service of extending deposits, loans or advance। मतलब अपने जो अब नीचे देखेंगे कि सप्लाई ऑफ गुड्स गुड्स एक्सक्लूसिवली गुड्स वाला जो पॉइंट है, तो अगर उसमें डिपॉजिट्स या फिर इंटरेस्ट वाला भी पॉइंट अगर है तो वो चलेगा, वो एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स ही माने जाएंगे। तो अब स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड लिमिट्स फॉर रजिस्ट्रेशन क्या है? तो तीन चीज, नो एमएमटी स्टैंप इन उत्तराखंड एंड ऑल अदर स्टेट्स। नो एमएमटी स्टैंप इन उत्तराखंड, स्टैंप इन उत्तराखंड, स्टैंप इन उत्तराखंड एंड ऑल अदर स्टेट्स। नो एमएमटी में क्या क्या आता है? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। नो एमएमटी नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। स्टैंप इन उत्तराखंड, स्टैंप इन उत्तराखंड में क्या क्या आता है? सिक्किम, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पुडुचेरी, उत्तराखंड। सिक्किम, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पुडुचेरी, उत्तराखंड और ऑल अदर स्टेट्स, जो भी अदर स्टेट जितने भी है और यूनियन टेरिटरी। तो अब जो नो एमएमटी वाले स्टेट्स है, पर्सन मेक्स टैक्सेबल सप्लाई फ्रॉम द स्टेट्स, अगर वहां से सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई हुई है तभी लिमिट क्या हो जाती है? 10 लाख की हो जाती है। अगर नहीं तो फिर 20 और 40 लाख जो अकॉर्डिंगली है। फिर स्टैंप इन उत्तराखंड, अब स्टैंप इन उत्तराखंड में सप्लाई ऑफ सर्विस करो, सप्लाई ऑफ एक्सक्लूसिव कुछ भी करो तो भी 20-20 लाख ही है, 20-20 लाख ही है। एंड लास्ट में है ऑल अदर स्टेट्स फॉर ड्यूटी, ऑल अदर स्टेट्स फॉर ड्यूटी। तो पहले तो है सप्लाई ऑफ सर्विस एंड सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस सर्विस, तब 20 लाख की लिमिट हो जाती है। अगर दोनों मिक्स कर रहे हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई प्लस सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ कर रहे हैं, तो 20 लाख की लिमिट। बट अगर एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है तो लिमिट 40 लाख की हो जाती है। तो तीन पॉइंट अपन ने बोले, तो नो एमएमटी स्टैंप उत्तराखंड और अदर स्टेट्स। नो एमएमटी में अगर टैक्सेबल सप्लाईज कर रहा है, अगर टैक्सेबल सप्लाईज कर रहा है तो लिमिट है 10 लाख, और अगर नहीं तो थ्रेशोल्ड लिमिट 20 और 40 लाख। अगर स्टैंप इन उत्तराखंड, अगर स्टैंप इन उत्तराखंड कर रहा है तो लिमिट 20 लाख, एक्सक्लूसिव फॉर गुड्स भी कर रहा है तो भी 20 लाख, और गुड्स और सर्विसेज कर रहा है तो भी 20 लाख आ जाता है। फिर ऑल अदर स्टेट्स और ड्यूटी, सप्लाई और सर्विस उसमें 20 लाख, और फिर अगर सप्लाई एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हैं तो लिमिट 40 लाख की हो जाती है। Now, following are not eligible for 40 lakh threshold even if engaged exclusively in supply of goods। कौन कौन पर्सन है जो 40 lakhs के लिमिट में नहीं आते इवन दो दे एक्सक्लूसिवली इन सप्लाई ऑफ गुड्स में अगर वो कर रहा है? तो पहले तो पर्सन रिक्वायर्ड टू टेक कंपलसरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24 ऑफ 24 में जो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ले रहा है उसको अपन ने दिया है, तो फिर 40 lakhs की वो थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं लगेगी फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। सप्लायर ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, फ्लाई एश ब्रेक्स, एग्रीगेट ब्लॉक्स, bricks of fossil mills or similar siliceous earths, building bricks, earthen roofing, tiles, aerated water, तो उन सब में नहीं लगेगा। उन सब में 40 lakhs की लिमिट नहीं लगेगी। एंड द पर्सन ऑप्टिंग फॉर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन और सच रजिस्टर्ड पर्सन इंटेंड टू कंटिन्यू विद द रजिस्ट्रेशन। तो तीन जगह पे नहीं लगेगा। कहाँ कहाँ? पहला तो अंडर सेक्शन 24 ही उसने कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट ने बोला है कि इसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है, तब नहीं लगेगा 40 lakhs की लिमिट। सेकंड, सप्लायर ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, फ्लाई एश ब्रिक्स, एग्रीगेट ब्लॉक्स, ब्रिक ऑफ फॉसिल मिल्स और सिमिलर क्लोथिंग, बिल्डिंग ब्लॉक्स, अर्थन रूफिंग, टाइल्स, वो सब में नहीं लगेगा। और थर्ड, एरेटेड वाटर नहीं है इसमें, कंपोजिशन स्कीम में एडेड वाटर था। तीसरा, जो वॉलंटरी ऑप्ट कर रहा है पर्सन ऑप्टिंग फॉर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन और सच रजिस्टर्ड पर्सन इंटेंड टू कंटिन्यू, जो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले रहा है और वो इंटेंड कर रहा है कि हम लोग करते रहेंगे, तो उन लोगों को 40 lakhs की लिमिट नहीं लगेगी। नाउ इफ पर्सन हैज मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस अक्रॉस इंडिया, एंड इफ एनी वन प्लेस ऑफ बिजनेस इज इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज, ओवरऑल थ्रेशोल्ड लिमिट विल बी रिड्यूस। मतलब अगर नो एमएमटी और फिर अपना स्टैंप इन उत्तराखंड में अगर कर रहा है तो उनकी लिमिट्स लग जाएगी, ना तो फिर जो लोअर लिमिट है वो लग जाएगी। फिर Section 22, subsection 2. Every person registered under previous law on the day immediately preceding the appointed day liable to get registered from the appointed day। मतलब जे वो तो नॉट लैंड के ट्रांजिशन कर रहे हैं, जो प्रीवियस एक्ट में जो रजिस्टर्ड होंगे वो नए एक्ट में रजिस्टर्ड अपने आप, अब मतलब उसकी टाइम लिमिट दी थी वो था। फिर सेक्शन 22 सबसेक्शन 3, ट्रांसफर और सक्सेसर टैक्सेबल एंड बिजनेस ट्रांसफर्ड एज गोइंग कंसर्न। अगर गोइंग कंसर्न ट्रांसफर कर दिया, सो ट्रांसफर ही लायबल होगा।
फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर और सक्सेशन, और अगर इन केस ऑफ अमालगमेशन और डीमर्जर ट्रांसफर लायबल होगा फ्रॉम डेट ऑन विच आरओसी इश्यूज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तब से ट्रांसफर लायबल हो जाएगा टू पे द जीएसटी और रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, वो सब ट्रांसफर लायबल हो जाएगा। नाउ सेक्शन 23 से पहले अपन सेक्शन 24 पढ़ेंगे। तो सेक्शन 24 क्या है? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में कीवर्ड क्या है? आई 9 क्रिएशन। आई 9 क्रिएशन कंपलसरी रजिस्ट्रेशन सेक्शन 24 आई 9 क्रिएशन। आई 9 क्रिएशन तो पहला, आई पर्सन मेकिंग एनी इंटरेस्टेड टैक्सेबल सप्लाई। पर्सन मेकिंग एनी इंटरेस्टेड टैक्सेबल सप्लाई, अगर कोई इंटरेस्टेड टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है तो उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत पड़ जाती है, उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। बट इसके एक्सेप्शन है दो। अगर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर रहा है, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर रहा है अप टू 10 और 20 lakhs, तो वो ऐसे इंटरसेट कर रहा है तो चलेगा। और सेकंड, नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स अप टू 20 और 10 lakhs, वो अगर ई वे बिल और वो सब कंडीशंस अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो चलेगा। फिर 9, पर्सन रिक्वायर टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5, अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर है और को टैक्स पे करना है तो उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है सेक्शन 24 में। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई एक्सेप्शन नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स अप टू 10 और 20 lakhs, तो सी से आ जाए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, तो उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। फिर आर से आ जाए पर्सन लायबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम और इनवर्ट सप्लाईज रिसिप्ट, अगर आरसीएम पे उसको टैक्स भरने की नौबत आ रही है तो उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। फिर ई से एवरी इको रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस अंडर सेक्शन 52 person supplying goods or services through eco where eco required to collect TCS other than 9(5). तो ई से आ जाता है एवरी इको, जो सेक्शन अंडर सेक्शन 52 जिसको टैक्स टीसीएस कलेक्ट करने की जिम्मेदारी दी गई है, तो उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इसका एक्सेप्शन है सप्लायर ऑफ सर्विसेज अप टू 10 और 20 lakhs, तो सप्लायर ऑफ सर्विसेज है तो 10 और 20 lakhs तक वो कर सकता है फ्रॉम द इको, एंड द सप्लायर ऑफ गुड्स अप टू 10, 20 और 40 lakhs सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन, तो अब उसमें फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन है वो बाद में देखेंगे। ए से आ जाता है पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल वेर वेदर एज एजेंट ए से एजेंट और अदरवाइज commission agent under APMC Act not liable as his commission from agriculturist is exempt and he is not agent of a taxable person। तो जो APMC एक्ट में जो कमीशन एजेंट है वो एजेंट नहीं माना जाता है, क्योंकि वो एग्जाम्प्ट होती है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी ही एग्जाम्प्ट होती है, तो उसको एजेंट नहीं माना जाता है। एंड इज नॉट द एजेंट ऑफ अ टैक्सेबल पर्सन, तो एग्रीकल्चरिस्ट टैक्सेबल पर्सन नहीं है तो वो एजेंट टैक्सेबल पर्सन नहीं बनता है। फिर टी से आ जाता है टीडीएस डिडक्टर अंडर सेक्शन 51, टीडीएस डिडक्टर अंडर सेक्शन 51। आई से आ जाता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, आई से आ जाता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन। एंड ओ से आ जाता है पर्सन मेकिंग ओआईडीआर सर्विसेज फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन। ना, और दूसरा ओ है टी आई ओ। फिर दूसरा ओ है पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन मनी गेमिंग फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ पर्सन इन इंडिया। एंड एन से आ जाता है एनआरटीपी मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। तो क्या है? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन किन किन को लेना है? आई 9 क्रिएशन को लेना है, आई 9 क्रिएशन को लेना है। आई से इंटरेस्टेड सप्लाई अगर कोई कर रहा है तो उसको लेना है। 9 से 9(5) में ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर कर रहा है तो उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है। सी से कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अगर कोई सप्लाई कर रहा है तो उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है। आर से अपना आरसीएम वाला पॉइंट आ गया, आर से आरसीएम वाला पॉइंट हो गया। ई से आ गया इको वाला पॉइंट हो गया। ए से एजेंट वाला पॉइंट। टी से टीडीएस डिडक्टर अंडर सेक्शन 51, टीडीएस डिडक्टर अंडर 51। आई से आ गया इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, आई से आ गया इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ओ से आ गया ओआईडीआर सर्विसेज और ऑनलाइन गेमिंग। एंड एन से आ गया एनआरटीवी मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। लास्ट में तो अदर सच सर्विसेज एज नोटिफाइड। तो इन सबको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है। किन किन को? आई 9 क्रिएशन को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है। तो पहला तो अपने 22 में पढ़ा कौन कौन पर्सन है लायबल है फॉर रजिस्ट्रेशन। 24 पढ़ा कौन कौन पर्सन है जिसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना है। बट अब 23 पढ़ेंगे जिसको बोलता है कौन कौन पर्सन है जो लायबल है ही नहीं फॉर द रजिस्ट्रेशन। तो पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, तो पहले तो अपन देख लेते हैं 23 सबसेक्शन 2 नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कॉन्ट्ररी टू 22(1) और सेक्शन 24, तो जिसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन और जो पर्सन लायबल वाला है, गवर्नमेंट में ऑन रिकमेंडेशन बाय नोटिफिकेशन सब्जेक्ट टू कंडीशन एंड स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन हु में बी एग्जेम्प्टेड, जो भी एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन। कौन कौन पर्सन है जो एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम ऑब्टेनिंग द रजिस्ट्रेशन। तो पहला तो है पर्सन मेकिंग ओनली आरसीएम सप्लाई, अगर उसको सिर्फ आरसीएम सप्लाई कर रहा है और सामने वाला ही पे कर रहा है तो उसको जरूरत नहीं है कि वो रजिस्ट्रेशन ले। फिर पर्सन मेकिंग इंटरस्टेड सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज अप टू 20 और 10 lakhs और नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स अप टू 20 और 10 lakhs, तो वो जहाँ पे वो पीछे वाले में जो आपने सेक्शन 24 में जो देखा कि भाई जो सर्विसेज वाला चलता है
अप टू 20 और 10 lakhs, तो यहाँ पे जरूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर सीटीपी मेकिंग इंटरसेट सप्लाई ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स अप टू 10 और 20 lakhs, तो वहाँ के जो एक्सेप्शन है वो यहाँ पे आ जाते हैं डायरेक्ट पॉइंट बन के। डी पर्सन मेकिंग सप्लाईज ऑफ सर्विसेज थ्रू एन इको विथ एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 10 or 20 lakhs अदर देन स्पेसिफाइड सर्विसेज ऑफ 9.5, तो वही पॉइंट बैठे आगे हैं। एंड लास्ट पॉइंट ये अमेंडमेंट है, सो पर्सन मेकिंग सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू एन इको who is required to collect TCS under Section 50 and 52 and having aggregate turnover in preceding financial year and current financial year not exceeding the registration threshold under Section 22, that is 10 lakhs or 10 lakhs or 20 lakhs or 40 lakhs, subject to the following conditions। तो कौन कौन सी कंडीशंस अगर वो सेटिस्फाई करेगा तो उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। तो कौन कौन सी कंडीशन है? तो पहले तो सच पर्सन शैल नॉट मेक एनी इंटरस्टेड सप्लाई, कोई भी इंटरस्टेड सप्लाई नहीं करना है ऑफ गुड्स। फिर इंटरसेट नहीं करना है, मतलब अगर वो अमेजोन पे भी रजिस्टर्ड है पर उसको इंटरसेट नहीं करना, उसके सेम स्टेट में ही वो सप्लाई करता रहे तो चलेगा। फिर नॉट मेक सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू इको इन मोर देन वन स्टेट और यूटी, मतलब वही इंटरसेट मत कर। फिर रिक्वायर्ड टू हैव पैन इशूड अंडर इनकम टैक्स, उसके पास पैन नंबर होना चाहिए। फिर बिफोर मेकिंग सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू इको declare on common portal pan address of place of business state or UT in which such person seeks to make supply, subject to the validation on common portal, and after successful validation enrollment number shall be granted। अगर जब भी सक्सेसफुल वैलिडेशन हो गया तो एनरोलमेंट नंबर दिया जाएगा। एंड नॉट टू बी ग्रांटेड मोर देन वन एनरोलमेंट नंबर इन स्टेट और यूटी, मतलब एक से ज्यादा एनरोलमेंट नंबर उसको एक स्टेट या फिर यूटी में नहीं देना चाहिए। एंड सातवीं कंडीशन है, नो सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी मेड थ्रू इको unless enrollment number generated on common portal and if subsequently granted registration under section 25, enrollment number cease to be valid from effective date of registration, no TCS collected in this case, and the eco shall furnish details of such supplies in GSTR 8, मतलब GSTR 8 में उसको फर्निश कर देना है। अब ये पॉइंट हो गए किन किन को लायबल नहीं है, तो 5 पॉइंट है। 23 सब्सेक्शन 2 में, 23 सब्सेक्शन 1 अपना बाकी है, 23 सब्सेक्शन 2 में पांच जन है। तो जो आरसीएम पे ही भेज रहा है, इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है, और सब जो वहां पे थे वो। फिर सीटीपी मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, persons making supply of services through eco with aggregate turnover and persons supply of goods through eco, तो उसमें जो कंडीशन अपन ने पढ़ी। अब 23 सब्जेक्टिव 1 में आ जाता है, तो फॉलोइंग पर्सन शैल नॉट बी लायबल टू द रजिस्ट्रेशन। कौन कौन पर्सन है? जो पर्सन एंगेज एक्सक्लूसिवली इन द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग गुड्स सर्विसेज और बोथ दैट आर नॉट लायबल टू टैक्स और आर फुल्ली एग्जाम्प्ट फ्रॉम द टैक्स। तो जो एक्सक्लूसिवली सप्लाई दैट आर नॉट लायबल टू, जो एक्सक्लूसिवली सप्लाई कर रहा है जो गुड्स है वो लायबल ही नहीं है टैक्स के, और हु आर फुल्ली एग्जाम्प्ट, जो लायबल नहीं है टैक्स के या फिर वो फुल्ली एग्जाम्प्ट है, तो उनको अगर सप्लाई कर रहा है, तो अगर वो सप्लायर है तो फिर उसको लायबल नहीं है फॉर रजिस्ट्रेशन। एग्जाम्पल, पर्सन सप्लाइंग अल्कोहलिक लिकर, उसको अल्कोहलिक लिकर ही वो बेच रहा है, तो भाई उसको क्यों जरूरत है? भाई उसको जीएसटी नहीं भरना है तो क्या जरूरत है उसको रजिस्ट्रेशन लेने की? एंड बी पॉइंट है, एंड एग्रीकल्चरिस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड, अगर वो एग्रीकल्चरिस्ट जो भी प्रोड्यूस है जो लैंड से आ रहा है अगर उसको ही सप्लाई कर रहा है, तो उसको लायबिलिटी नहीं है फॉर द रजिस्ट्रेशन। एग्रीकल्चरिस्ट मीन्स इंडिविजुअल और एचयूएफ हु अंडरटेक्स कल्टीवेशन ऑफ लैंड बाय ओन लेबर और लेबर ऑफ अदर्स और लेबर ऑफ फार्म और बाय सर्वेंट और वेजेस, ठीक है वो तो। फिर अगर एग्रीकल्चरिस्ट एंगेज इन कल्टीवेशन ऑफ व्हीट प्लस रंस डेयरी, अगर वो एग्रीकल्चर भी कर रहा है प्लस डेयरी भी रन कर रहा है, तो फिर उसको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत पड़ जाएगी। सेकंड है, एग्रीकल्चरलिस्ट टेक्स लैंड्स ऑन रेंट एंड कल्टीवेशन डन बाय सर्वेंट्स ऑन वेजेस, तो उस पर नहीं है। एंड पेट्रोल पंप अगर ऑयल भी बेच रहा है, पेट्रोल पंप अगर ऑयल भी बेच रहा है तो उसको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत पड़ जाती है। सो दैट वाज इट सेक्शन 22 पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। 23 किन किन को लायबिलिटी नहीं है, नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। 24 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, वो अपना हो गया। नाउ वी विल मूव टू द सेक्शन 25। सेक्शन 25 क्या आ जाता है? दैट इज procedure for the registration। Now, what is a procedure for the registration? Who who is liable for the as a person liable to be registered under section 22 or 24, where in every state or UT in which he is so liable within 30 days from date on which he becomes liable, तब तक उसको रजिस्ट्रेशन करवा देना होता है। फिर persons making supply from टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, अगर टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, तो कहाँ कहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन करना है? नियरेस्ट कोस्टल स्टेट और यूटी ऑन बेसलाइन विद इन 30 डेज। और अगर सीटीपी और एनआरटीपी है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, तो इन एवरी स्टेट और यूटी इन विच ही इज सो लायबल, अगर सीटीपी और एनआरटीपी है तो उसको हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी में उसको रजिस्ट्रेशन लेना है जिसमें वो रजिस्टर्ड है, ही इज सो लायबल, अगर वो जिसमें लायबल है उन सब स्टेट में उसको रजिस्ट्रेशन लेना है। कब लेना है? एटलीस्ट 5 days प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, एटलीस्ट 5 days प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस उसको रजिस्ट्रेशन ले लेना है। फिर आईएसडी एंड सेस यूनिट डेवलपर्स, तो वो सेपरेट
रजिस्ट्रेशन लेना है तो इनपुट सर्विस डेवलपर और स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट और डेवलपर को सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। Now we will go to the 25 subsection 2, read with rule 11. Single registration for a state or a UT, no central registration. कोई भी सेंट्रल रजिस्ट्रेशन नहीं है कि भाई मैं हर एक स्टेट में करूंगा, हर एक स्टेट के लिए एक एक रजिस्ट्रेशन लियो। फिर वॉलंटरी सेपरेट रजिस्ट्रेशन में भी ऑप्टेन फॉर मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन अ सिंगल स्टेट। अगर उसको ऐसा चाहिए कि भाई मेरी दो डिस्टिंक्ट जगह पे है तो मैं दो जगह पे रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ इन अ सिंगल स्टेट। If a person opts for composition levy, he has to apply same for all registrations under same fund, whether same or different। तो अगर वो कंपोजिशन स्कीम ले रहा है तो उसको हर एक हर एक स्टेट में वही पान से उसको करना पड़ेगा, क्योंकि वही एक ऑल कंपोजिशन स्कीम ऑल ओवर इंडिया पे लग जाती है। फिर 25 सबसेक्शन 3, अ पर्सन दो नॉट लायबल में ऑप्टेन वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन एंड ऑल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट शैल अप्लाई टू सच पर्सन दो नॉट लायबल में ऑप्टेन वॉलंट, तो उसको वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन अगर लेना है तो वो ले सकता है, उसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। फिर 25 सबसेक्शन 6, पैन मैंडेटरी फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, टीडीएस डिडक्टर में यूज 10। तो पैन की जरूरत हर रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पड़ती है। फिर 25 सबसेक्शन 7, एनआरटीपी में भी ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन ऑन बेसिस ऑफ अदर प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट, मतलब एनआरटीपी को पासपोर्ट के बेसिस पे भी अपन रजिस्ट्रेशन दे सकते हैं। 25 सबसेक्शन 8, रेड विद रूल 16, इफ अ पर्सन लायबल but fails to get registered, PO may suo motu registered on temporary basis within 90 days, submit application for registration or file if a person liable but fails to get registered। मतलब वो लायबल हो गया, उसका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो गया, बट उसने रजिस्टर नहीं किया, सो पीओ में सुओ मोटो रजिस्टर ऑन टेम्पररी बेसिस। तो प्रॉपर ऑफिसर उसको टेम्पररी रजिस्टर कर सकता है विद इन 90 days, सबमिट एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर बाय पीओ ग्रांटिंग द रजिस्ट्रेशन। मतलब जब 90 डेज में उसका विद इन 90 डेज उसका जो ऑर्डर आया उसके बीच में वो रजिस्टर कर दे, तो जिस दिन पीओ ने रजिस्टर किया था वो उसकी इफेक्टिव डेट हो जाती है। और फाइल अपील उसको लगता है कि भाई मैं बराबर हूँ, मैंने मैंने ऐसा कोई रजिस्टर्ड होने वाला कोई काम नहीं किया है, तो वो फाइल अपील कर सकता है। तो फाइल अपील अगर वो फेवर में हो गया तो नो रजिस्ट्रेशन, अगर उसके रजिस्टर्ड पर्सन मतलब जो टैक्सेबल पर्सन है उसके फेवर में हो गया तो कोई रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर अगेंस्ट में हुआ तो फिर अप्लाई 30 डेज फ्रॉम द अपील, जो भी ऑर्डर आया है उसके 30 डेज में एप्लीकेशन कर दे फॉर द रजिस्ट्रेशन। तो ये पॉइंट है अपना, जो लायबल है बट उसने किया नहीं और प्रॉपर ऑफिसर ने उसको रजिस्टर कर दिया। फिर 25 सबसेक्शन 9 एंड 25 सबसेक्शन 2 10, रेड विथ रूल 17, स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएनओ, मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कॉन्सुलेट और एम्बेसी of foreign companies obtain unique identity number UIN number from GSTN portal for claiming refund of taxes, तो उनको unique identification number दिया जाता है। और notified supplies UIN is centralized UIN applicable to territory of India, and a person having UIN is not a registered person and thus not a taxable person। Certificate registration GST REG 06 is issued within 3 working days from submission of application। मतलब जो भी ये फॉरेन इंस्टीट्यूशन वाले कंसुलेट और एम्बेसी है तो उनको यूनिक आइडेंटिटी नंबर दिया जाता है फॉर द रजिस्ट्रेशन। नाउ प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन पे अपन आ जाते हैं। तो प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, प्रोसीजर अप्लाइज टू एवरी पर्सन। तो ये जो प्रोसीजर अपन अभी पढ़ रहे हैं वो सब पर्सन से अप्लाई होती है एक्सेप्ट एनआरटीपी, टीडीएस डिडक्टर अंडर सेक्शन 51, टीसीएस कलेक्टर अंडर सेक्शन 52। फिर ओआईडीआर सर्विसेज वो फोर्थ हो गया, और सप्लाईज OIDR और सप्लायर ऑफ ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू अ पर्सन। तो ये जो प्रोसीजर है वो 5 जनों के अलावा सब पे लगती है। कौन कौन 5 जना? एनआरटीपी टीडीएस डिडक्टर अंडर सेक्शन 51, टीसीएस कलेक्टर अंडर सेक्शन 52, OIDR सर्विसेज वाले प्रोवाइडर और सप्लायर ऑफ ऑनलाइन गेमिंग वाले जो भी फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू अ पर्सन इन इंडिया, तो उन पे लग जाती है ये प्रोसीजर। फिर एप्लीकेशन टू बी मेड इन जीएसटी REG 1, जीएसटी REG 1 में एप्लीकेशन देनी पड़ती है, जीएसटी REG 1 में एप्लीकेशन देनी पड़ती है। फिर इसमें क्या है? पार्ट ए में क्या होता है? पान वैलिडेटेड ऑनलाइन बाय सीबीडी डेटाबेस एंड शैल आल्सो बी वेरीफाइड थ्रू सेपरेट ओटीपी सेंड टू मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। तो दोनों दो दो जगह पे ओटीपी भेजा जाएगा, कहाँ का? ईमेल और मोबाइल नंबर पे। लिंक टू द पान, फिर सिलेक्ट स्टेट और यूटी अपॉन सबमिशन ऑफ पार्ट ए टेम्पररी टीआरएन नंबर जनरेट हो जाता है। तो इसमें पार्ट ए में सिर्फ दो ही चीज करनी है, पान नंबर सिलेक्ट करना और स्टेट और यूटी को सिलेक्ट करना है, और अपॉन सबमिशन टीआरएन नंबर जनरेट हो जाता है। फिर पार्ट बी में क्या है? सो यूज टीआरएन टू ओपन पार्ट बी एंड फिल डिटेल्स रिलेटिंग टू द कंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, गुड्स एंड सर्विसेज, ऑथोराइज सिग्नेटरी, बैंक डिटेल्स, आधार ऑथेंटिकेशन, तो सब
जो भी मुंह माया होती है वो सब पार्ट बी में भरो। फिर रूल 10 आ जाता है। सो बैंक अकाउंट डिटेल्स में बी फर्निश्ड आफ्टर ऑब्टेनिंग registration certificate within 30 days from grant of registration or furnishing details of outward supply in GSTR 1 whichever is earlier। तो बैंक अकाउंट डिटेल्स अगर फर्निश नहीं किए तो वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बाद भी कर सकते हो, बट कब तक करनी है, कब तक करनी है? तो विद इन 30 days फ्रॉम ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, विद इन 30 days फ्रॉम द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन और फर्निशिंग डिटेल, अगर आउटवर्ड सप्लाई जीएसटीआर वन और आईएफएफ भरा है तो जो भी अर्लियर होगा, तो 30 days फ्रॉम ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन और R1 और आईएफएफ की डेट जो भी अर्लियर होगी, तो उसमें अपन को रजिस्टर वो भर देना होता है बैंक डिटेल्स। फिर नॉट फॉर टीडीएस सीओ मोटर दे हैव टू फर्निश एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो टीडीएस टीसीएस और सीओ मोटर रजिस्ट्रेशन अगर कर रहे हैं तो उनको बैंक डिटेल्स टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन पे ही दे देनी पड़ती है। Now, other authentication for Section 25, subsection 6A. For registered person, every registered person shall undergo other authentication or furnish proof of possession of Aadhaar number. In case of failure, registration invalid and provisions of this act shall apply as if no registration. बट अगर अगर नो फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, अगर न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपन जा रहे हैं तो 25 सबसेक्शन 6 भी होगा, ठीक है। अंडर को अगर इंडिविजुअल है तो उसको, क्योंकि इंडिविजुअल के पास ही आधार कार्ड होता है, वो अपने कंपनी के पास थोड़ी आधार कार्ड होता है, उसके पास तो सिर्फ पान कार्ड होता है। तो इंडिविजुअल में अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन फर्निश प्रूफ विद रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन। एंड अदर देन इंडिविजुअल अगर है, अदर देन इंडिविजुअल जो अपने बोले, जो अपने पॉइंट बोल रहे हैं, तो ऑथोराइज सिग्नेटरी, मैनेजिंग और ऑथोराइज पार्टनर करता है एचयूएफ, तो उन लोगों को आधार ऑथेंटिकेशन कर ले जाना पड़ता है। सो अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन और फर्निश प्रूफ विथ रजिस्ट्रेशन और विथ रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन, फेलियर टू फर्निश फिजिकल वेरिफिकेशन और डीम्ड फिट डॉक्यूमेंट्स एज पर पीओ। तो अगर नहीं दिया, आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया है, तो फिजिकल वेरिफिकेशन हो सकती है या फिर डीम्ड फिट डॉक्यूमेंट्स एज पर पीओ वो हो सकता है। फिर अगर आपने जो ये पॉइंट पे पढ़ा अदर देन इंडिविजुअल है, तो नॉट मैंडेटरी फॉर एवरी ऑथराइज्ड और सिग्नेटरी और पार्टनर टू गेट आधार ऑथेंटिकेटेड, नीडेड ओनली फॉर वन प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी एंड वन पार्टनर और करता। तो एक जन, मतलब अगर 10 डायरेक्टर है तो 10 का नहीं करना है आधार ऑथेंटिकेशन, एक एक का, कोई भी एक का करवा दो, ठीक है, वो चलेगा। फिर नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन, तो किन किन पे आधार ऑथेंटिकेशन की एप्लीकेबिलिटी नहीं है? नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन नहीं है तो उसके पास आधार कार्ड कहाँ से होगा? तो डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीजी और एसजी, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी बॉडी, पीएसयू, यूआईएन होल्डर, तो उन लोगों को आधार ऑथेंटिकेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर अदर ऑथेंटिकेशन फॉर रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन पर्सन अंडर सेक्शन 2560, जो अपने नॉन एप्लीकेबिलिटी वाला बोला वो 2560 है। इशूड और registered person other than person under section issued a RC shall undergo issued a registration certificate shall undergo either on authentication of proprietor, any person करते हैं MD और WTD और member of AOP BOI trust in case of trust and of for। तो उन लोगों को आधार ऑथेंटिकेशन दो चीजें करवानी है तो जरूरी है। री 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 दो दो बार री। तो फाइलिंग रिवोकेशन एप्लीकेशन अंडर सी अंडर RAG 21 अंडर रूल 23 एंड फाइलिंग ऑफ रिफंड, अगर रिवोकेशन करवाना है और रिफंड एप्लीकेशन करवानी है तो फिर अपन को अदर ऑथेंटिकेशन जरूरी है। इफ नो अदर फर्निश अदर एनरोलमेंट ID slip plus bank passbook with photo or voter ID, passport, driving license. Such person shall undergo other authentication within a period of 30 days of allotment of Aadhaar number। तो अगर नहीं है आधार कार्ड तो भाई एनरोलमेंट स्लिप और वो सब दे दे। तो दो चीजों के लिए आधार ऑथेंटिकेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। तो पहले तो फाइलिंग ऑफ रिवोकेशन एप्लीकेशन एंड फाइलिंग ऑफ रिफंड एप्लीकेशन के लिए अपन को अदर ऑथेंटिकेशन जरूरी पड़ जाती है। Now, Rule 8 and 9, application and approval for registration. Applicant opted for other authentication, date for application, date of other authentication और 15th day from the submission, whichever is earlier, तब उसको other authentication करना पड़ता है। Provided that every application made by a person who has opted for other authentication and is identified on the common portal based on data analysis and risk assessment shall be followed by biometric based applicant opted for other authentication, date of other authentication 15 days from whichever is earlier। तो उनको बायोमेट्रिक बेस्ड अदर ऑथेंटिकेशन एंड टेकिंग फोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट वेयर द एप्लीकेंट इज एन इंडिविजुअल और सच इंडिविजुअल इज नोटिफाइड इन सेक्शन 25 सबसेक्शन सी वेयर एप्लीकेंट इज नॉट इंडिविजुअल along with the original copy of the docs uploaded with application and application shall be deemed to be complete only after completion of the process laid down under this proviso। However, CG on recommendation of council specify that this proviso shall not apply in all state। मतलब जो ये वहां पे जाके करवाना है अंगूठा और वो सब लगवाना है तो वो गुजरात और पुडुचेरी में ही एप्लीकेबल
है, वो बात यहाँ पे की गई है। सो दिस वाज इट, रूल 8 and 9, एप्लीकेशन एंड अप्रूवल फॉर द रजिस्ट्रेशन। Now we'll start with how Aadhaar authentication is done. So for new registrations, GST system sends authentication link on mobile and email, enter Aadhaar number and OTP received. Existing registrations are either using authentication link or uploading e-KYC documents. So इस तरीके से आधार ऑथेंटिकेशन हो सकता है। नाउ अगर आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो गया और नो डेफिशिएंसी इन एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आरसी ग्रांटेड विद इन 7 वर्किंग डेज, इफ नॉट डीम्ड विद इन 7 वर्किंग डेज। अगर डेफिशिएंसी आई तो नोटिस within 7 working days, clarification by applicant within 7 working days, PO satisfied, RC granted within 7 working days, if not deemed within 7 working days, अगर PO not certified तो रिजेक्ट एप्लीकेशन कर देता है REG 5 में विद द रीजन। अगर ऑथेंटिकेशन फेल हो गया और नो ऑथेंटिकेशन विदिन 15 days और आइडेंटिफाइड ऑन कॉमन पोर्टल, ऑथेंटिकेशन फेल हुआ या फिर 15 दिन में नहीं किया तो फिर नो डेफिशिएंसी इन एप्लीकेशन, द सेम एज टू इन पर्सन ऑप्टिंग नॉट ऑप्टिंग फॉर अदर ऑथेंटिकेशन एंड डेफिशिएंसी इन एप्लीकेशन। तो अगर डेफिशिएंसी है तो नीचे आ जाता है सेम इन वन। तो एप्लीकेंट डज नॉट ऑप्ट फॉर अदर ऑथेंटिकेशन, डेट ऑफ एप्लीकेशन हो जाता है डेट ऑफ सबमिशन ऑफ पार्ट बी। अगर डेफिशिएंसी इन एप्लीकेशन मिली तो नोटिस RG3 में विद इन 30 days, क्लैरिफिकेशन बाय एप्लीकेंट विद इन 7 days, अगर PO सेटिस्फाई तो 7 वर्किंग डेज, नॉट सेटिस्फाई रिजेक्ट एप्लीकेशन। अगर नो डेफिशिएंसी इन एप्लीकेशन, तो अगर कोई डेफिशिएंसी नहीं हुई है तो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस, अगर उसने ऑथेंटिकेशन फेल किया या फिर नो ऑथेंटिकेशन हुआ तो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस और वेरिफिकेशन ऑफ अदर डॉक्यूमेंट्स एज डीम्ड फिट बाय PO, record reasons and seek approval from other than higher than joint commissioner, grant registration certificate within 30 days if not deemed within 30 days. Now physical verification of business premises in certain cases, तो दो केसेस में तो फिजिकल वेरिफिकेशन कब कब करनी है, तो PO satisfied that verification required after grant of registration, the PO shall get verification done and report plus other documents including photograph uploaded on portal in GST RG 30 within 15 working days following the date of verification and required before grant of registration in Rule 91 proviso cases, no other authentication या फिर आधार ऑथेंटिकेशन फेल हो गया या फिर रिस्क पैरामीटर या फिर डेफिशिएंसी हुई तो उसको फिजिकल वेरिफिकेशन करने जाना पड़ेगा। तो PO shall get verification done within 5 working days फॉर नॉन टेक्स सेवी पीपल। तो फैसिलिटेशन सेंटर्स भी बनाए गए हैं फॉर नॉन टेक्स सेवी पीपल। नाउ रूल 10, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। कौन सी डेट होती है इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन? तो वेन एन एप्लीकेंट सबमिट्स एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ही बिकम्स लायबल टू रजिस्ट्रेशन, मतलब वो जो जिस दिन पे लायबल हुआ उसके 30 days में अगर उसने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो जो जिस डे पे द डेट ऑन विच ही बिकम्स लायबल टू रजिस्ट्रेशन, अगर आफ्टर 30 days किया तो जिस दिन पे उसका ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन RC सर्टिफिकेट आया वो हो जाता है, और इनकेस वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन डेट ऑफ RC इज इफेक्टिव डेट। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड and we will go to the and we will put the goods and service tax identification number GSTN number issued within 3 days after grant of RC। मतलब 3 days जिस दिन RC ग्रांट हुआ उसके 3 दिन में अपन को GSTN नंबर मिल जाता है। तो उसमें GSTN नंबर में क्या क्या होता है, तो पहले तो स्टेट कोड होता है, स्टेट कोड 2 डिजिट का, 10 डिजिट का पान नंबर, 2 डिजिट का एंटिटी कोड और चेकसम कैरेक्टर 1 डिजिट का, वो 15 डिजिट का हो जाता है। रूल 18, डिस्प्ले रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इन अ प्रोमिनेंट लोकेशन एट अ principal place of business or ordinary and display GSTN number on the name board at principal place and additional place of business. Provider, service provider or supplier of online gaming outside India to person in India make application for registration in form GST REG 10। तो OIDR और ऑनलाइन गेमिंग वाले REG 10 में भरेंगे। स्पेशल प्रोविजंस फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू TDS डिडक्टर एंड TCS कलेक्टर। तो एप्लीकेशन टू बी सबमिटेड इन REG 7, you have to make action within 3 working days if no physical presence in state, mention name of said state in part A and name of state of in part B, both may be different. Registration may be cancelled on request made by registered person or when PO satisfied that the person no longer liable to deduct TDS or DCS, deemed registration RC under CGST और तो सेक्शन 26 आएगा। सेक्शन 26 आ गया, अब अपन पढ़ेंगे सेक्शन 26। तो सेक्शन 26 में क्या है, जो भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो अंडर CGST और UTGST विल बी डीम्ड टू बी अंडर द होल GST एक्ट। मतलब एक जगह पे कर लिया तो भाई सब जगह पे वही रजिस्ट्रेशन चलेगा। कैंसिलेशन अंडर CGS SGST और UTGST डीम्ड अंडर CGST एक्ट। नाउ सेक्शन 27, स्पेशल प्रोविजंस फॉर CTP एंड NRTP। सेक्शन 27
सीटीपी और एनआरटीपी की बात करता है तो सेक्शन 20 तो पहले तो पढ़ लेते हैं सीटीपी और एनआरटीपी क्या होता है। तो पर्सन हु ओकेजनली अंडरटेक्स ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ whether as a principal or an agent or other or in the other capacity in course or furtherance of business in a state or UT where he has no fixed place of business, no fixed of place of business, तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, कोई इंडिया में ही धंधा नहीं है उसका, कोई फिक्स प्लेस नहीं है, तो उसको एनआरटीपी बोल देते हैं। बिजनेस टेस्ट प्रेजेंट इन सीटीपी नॉट इन एनआरटीपी, तो सीटीपी सीटीपी वो बिजनेस कर रहा होता है। CTP or NRTP has to apply for registration at least 5 days in advance before making any supply. RC validity period specified in application or 90 days, whichever is earlier. PO may extend the period for the 90 days. मतलब PO और 90 days के लिए कर सकता है। In such a case, application has to be made before original registration expires. Period cannot be extended more than 180 days. Maximum 180 days तक ही extend किया जा सकता है। In such a case, obtain registration as normal person and surrender when fair is over. मतलब अगर 180 दिन के ज्यादा भी कर रहा है तो भाई क्यों कर रहा है सीटीपी और एनआरटीपी में, भाई तुम नॉर्मल रजिस्ट्रेशन ले लो तो वो कर देना है। सेक्शन 27 सबसेक्शन 2, at the time of submission of application, make an advance deposit of tax of an amount equivalent to estimated tax liability. Registration shall be granted only after such payment. Where extension is sought, additional amount payable. Now, section 27 subsection 3, amount deposited under section 27 subsection 2 shall be credited in electronic cash ledger. Now we come to section 28, amendment of registration. Amendment of registration GST REG 14. तो अगर कोर फील्ड में है तो अप्लाई विद इन 15 days ऑफ सच चेंज पीओ टू टेक एक्शन विद इन 15 वर्किंग डेज इफ नोटिस रिप्लाई विद इन 7 वर्किंग डेज पीओ टेक एक्शन विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम रिप्लाई एड्रेस लीगल नेम एडमिट और रिमूव पार्टनर, तो वो सब चीजें में कोर फील्ड हो जाती है। नॉन कोर फील्ड्स डायरेक्टली सबमिट एप्लीकेशन, अगर चेंज इन पान और सेट तो वो एक बड़ा चेंजेस होता है तो न्यू रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। अमेंडमेंट हैज प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट एक्सेप्ट बाय कमिश्नर। Now, section 29, cancellation or suspension of registration. Section 29 अपना आ जाता है cancellation और suspension of registration पे अपन पहुंच जाता है। Now, cancellation. So, 29 subsection 1, you may either suo motu or on own motion or on application filed by registered person his legal has in case of death of registered person, cancel registration having regard to circumstances where business has been discontinued, transferred fully any reason including death or amalgamation, change in constitution of business, no longer liable to be registered under section 22 or 24 or intends to opt out of voluntary registration, तब वो कैंसिल करवा सकता है। रजिस्ट्रेशन में बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब कैंसलेशन अगर चल रही है तो उसके बीच में वो सस्पेंड भी करवा सकता है, सस्पेंड भी हो सकता है। सेक्शन 29 सबसेक्शन 2, PO may cancel registration of a person from such date including any retrospective where registered person has contravened rule 21, does not conduct any business from the declared place of business, issue invoice or bill without supply of goods or service or both in violation of provisions, violates any anti-profiteering provisions, violates rule 10A, bank account details, avails IDC in violation of section 16, furnishes details of outward supply under section 37 in excess of outward supplies declared by him under section 39 GSTR 3B for one or more tax periods, violates provisions of rule 86B, being a registered person required to file return on the second for each month or part thereof has not furnished, तो R1 नहीं भरा 6 months के लिए, QRMB के लिए 2 टैक्स पीरियड में, अगर कंपोजिशन सप्लायर है तो उसने 3 months के लिए नॉट फर्निश रिटर्न फॉर अ फाइनेंशियल ईयर बियॉन्ड 3 months, अगर जो जिस डेट पे रिटर्न भरना था उसके 3 महीने बाद भी अगर रिटर्न नहीं भरा तो उसका कैंसिल हो सकता है। Your point, any registered person other than person specified in clause B has not furnished returns for such continuous tax period as may be prescribed, taken voluntary registration, not commenced business, voluntary registration तो ले लिया but धंधा ही commence नहीं किया within 6 months from date of registration, where registration has been obtained by means of fraud or willful misstatement or suppression, तो उन सब चीजों में अपन रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा सकते हैं। PO shall not cancel without opportunity of being heard and PO may suspend registration till the cancellation, जो बात हुई। Suspension rule 21A, where registered person has applied, date of submission of application or date from which cancellation is sought, whichever is later, तो तब सबमिशन सस्पेंशन हो सकता है। where cancellation initiated by department with effect from date to be determined by PO
Section 2A, where a comparison of GSTR 1 and GSTR 2A and 2B or other such analysis show that there are significant differences or anomalies indicating contravention of Act or rules leading to cancellation of registration. There is contravention of Rule 10A. Registration of such shall be suspended. तो इन सब चीजों में रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो सकता है एंड एक्सप्लेनेशन मांग सकता है विदिन द 30 days for 30 days. Now, during suspension period, no taxable supply, no furnishing of returns. If no taxable supply means not to issue a tax invoice and not to charge tax during suspension. No refund under Section 54 during suspension. Upon completion of cancellation proceedings, suspension shall be deemed revoked effective from the date when suspension came into effect. Provided that PO may revoke suspension anytime during pendency of proceedings if he deems fit. Provided that registration suspended for contravention of Section 29, non-filing of returns or Rule 10A bank details and registration has not already been cancelled, सस्पेंशन shall be deemed revoked upon furnishing of pending returns. तो मतलब जब पेंडिंग रिटर्न्स भर देंगे तब वो रिवोक हो जाएगा. Upon revocation of suspension, provisions of 31 subsection 3A, revised tax invoice and 40 and first return shall apply in respect of supplies made during suspension period. Person liable to pay tax and other dues for any period prior to cancellation. 29 subsection 3, person liable to pay tax and other dues for any period prior to the cancellation, whether or not such dues are determined before or after date of cancellation. ये सब चीजें फालतू की, ये उतना important नहीं है. Now, procedure for cancellation: voluntary by registered person subject to Rule 10B. Other authentication: apply electronically in REG 16 within 30 days of occurrence of event. Details of inputs held on stock or inputs contain finished goods stock on the date from which cancellation is sought. Liability thereon. Details of payment, where when application made, person no longer liable under Section 22 or 24, PO shall issue cancellation order within 30 days. Suo moto cancellation by department. अगर suo moto हो रहा है cancellation by department, PO shall not cancel without issuing show cause notice, that is opportunity of being heard दिए बिना नहीं कर सकता. फिर registered person reply within the 7 days. अगर reply satisfactory है तो PO shall drop the proceedings. Non satisfactory reply है तो cancel within 30 days from the reply. अगर no reply, when failure to furnish return, registered person to furnish all returns with all dues and then PO shall drop proceedings. Effective date of cancellation determined by PO and mentioned in cancellation order. Now, Section 29, subsection 5 and subsection 6, amounts payable on cancellation of registration. तो वो तो अपने ITC में देख लेंगे, तब हो जाएगा. फिर Section 30, revocation of cancellation of registration. Revocation of cancellation revoke कब होगा? So procedure for revocation: when suo moto cancelled by PO within 90 days plus 180 days extended by commissioner or authorized more than a portion of additional commissioner or joint commissioner apply for revocation to PO within 30 days. PO satisfied, revoke the cancellation. PO not satisfied, issue show cause notice. 7 days reply by TP within 30 days. PO to accept or dispose the application. If registration cancelled on request of taxable person or legal, have no revocation of cancellation. मतलब अगर cancel हुआ है, उसने ही बोला कि भाई कैंसिल कर दे, तो उसके बाद में revocation करना पॉसिबल नहीं है. Now, case 1, date of order is effective. Case 1, date of order is effective cancellation date. Returns for this period to be filed before applying for revocation. Registration cancel with retrospective returns for entire period to be filed within 30 days from revocation order. And with this, we complete the entire chapter of registration.